लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। डिफरेंशिएशन क्या होता है वहां से शुरुआत की थी। फिर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखे हमने। और पूरा डिफरेंशिएशन अगर सीखना है तो फॉर्मूलों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है फिजिक्स के हिसाब से। अगर फिजिक्स में हमें डिफरेंशिएशन को काम में लेना है तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n था, साइन एक्स था, कॉस एक्स था, टेन एक्स था। तो कई तरह के फंक्शन जो थे उनके डिफरेंशिएशन हमने सीखे। फिर डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज ली। प्रॉपर्टीज में कांस्टेंट मल्टीप्लाई में था फंक्शन के साथ, फंक्शन एडिशन में दे रखे हैं, फंक्शन मल्टीप्लाई में है, फंक्शन डिवाइड में दे रखे हैं। तो इस तरह से कई सारे हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ा। लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चेन रूल पढ़ा। फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन हो तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ तक हमने बहुत काफी कुछ पढ़ा। फिर मैंने एप्लीकेशन बताया डिफरेंशिएशन का, जिसमें मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन का मतलब ज्योमेट्रिकल मतलब स्लोप भी होता है। फिर एप्लीकेशन में डिफरेंशिएशन के हमने मैक्सिमा और मिनिमा किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में सीखा। आज अपन कैलकुलस का जो सेकंड पार्ट होता है, जो दूसरा पार्ट है, उसके बारे में सीखते हैं। जो सेकंड पार्ट है कैलकुलस का वो है इंटीग्रेशन। इसके बारे में समझते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कैलकुलस इज इंटीग्रेशन। तो अपन आज शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसे लेते हैं। इंटीग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समाकलन। समाकलन हिंदी में इसका समाकलन नाम होता है इंटीग्रेशन। तो क्या होता है इंटीग्रेशन, एक बात आपको ध्यान में रखनी है। जो इंटीग्रेशन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है किसके, डिफरेंशिएशन के। इंटीग्रेशन जो है जस्ट अपोजिट फिनोमिना है डिफरेंशिएशन का। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, बस उल्टा प्रक्रिया है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, सीधा से सीधा सिंपल से हिसाब किताब है। इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन is just opposite process of differentiation। ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन में जैसा हम करते हैं वैसा इंटीग्रेशन अगर हमें चाहिए तो इंटीग्रेशन में हमें उल्टा करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात हमें ध्यान में रखनी है इंटीग्रेशन के लिए। तो हिंदी में इसका लिख लेंगे समाकलन अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है। जैसे मान लो कोई फंक्शन जो होता है y इज इक्वल टू, मान लो जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया था हमने। अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन जैसे एक्स स्क्वायर का किया तो हमें क्या मिला, 2x मिला। एग्जाम्पल के तौर पे समझना है इसको। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिलता है, 2x। तो 2x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इसके साथ अपोजिट प्रक्रिया अपन यूज करते हैं इंटीग्रेशन की, तो 2x का इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और आता है। ठीक है। और इसी तरह से और एग्जांपल देखो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने अगर मान लो एक्स स्क्वायर, या फिर हमने मान लो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन किया तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस एक्स आता है ना। तो इसका मतलब cos x का जब वापस आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाना चाहिए, sin x मिल जाना चाहिए। या फिर मैं एग्जांपल लूं, cos x का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो, cos x का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन एक्स। माइनस में sin x मिलता है cos x का डिफरेंशिएशन। अब इसका मतलब माइनस में sin x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो वापस आपको क्या मिलेगा, cos x मिल जाएगा। यानी कि केवल अगर sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस में cos x मिल जाएगा। इस बात को यहाँ पे समझना ध्यान से। आई बात समझ में। तो इंटीग्रेशन क्या है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस या फिर अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रक्रिया है। जो जो काम हमने डिफरेंशिएशन में किया था अब उल्टा काम अपन इंटीग्रेशन में करेंगे। ठीक है। जैसे और इसको आगे अपन इलोबरेट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स था, जैसे y इज इक्वल टू कोई एफ एक्स था, तो जब हम y इज इक्वल टू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे, dy अपॉन डी एक्स क्या आता था यहाँ पे, ये आता था एफ डैश एक्स आता था, है ना। एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, इससे डिनोट करते हैं ना, एफ डैश एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स है एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। ये एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, जब उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन कर दिया हमने एफ एक्स का। अब देखो वापस हमें एफ एक्स चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, देखो इस dx को इस फंक्शन के साथ, इस डिफरेंशिएट किए हुए फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये जो dy है, dy आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स आ गया। अब हमें यहाँ पे dy मिल गया, अब इस dy से हमें y चाहिए, dy से तो हमें क्या चाहिए, y चाहिए, और एफ डैश एक्स से हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। तो अब इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, हम क्या करते हैं, वापस हमें मान लो रिवर्स प्रोसेस में जाना है, तो हम इंटीग्रेशन का सिंबल देते हैं कुछ इस तरह से। ये इस तरह से इंटीग्रेशन का सिंबल दिया जाता है, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये कहलाता है सिंबल, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन का सिंबल था ना डी अपॉन डी एक्स, वैसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, इस तरह से होता है। ये थोड़ा सा एस होता है, लेकिन एस नहीं होता, थोड़ा सा एस के बीच वाला जो घुमाव है वो सीधी लाइन ही होता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। अब देखो ये जो डीवाई है, डीवाई में इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन का एक फिजिकल मीनिंग यहाँ पे मेरे को ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन का जो फिजिकल मीनिंग होता है, फिजिकल मीनिंग, जैसे डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग था रेट ऑफ चेंज था, तो इसी तरह से इंटीग्रेशन का जो फिजिकल मीनिंग होता है वो होता है एडिंग स्मॉल स्मॉल पीसेस, एडिंग, एडिशन ऑफ स्मॉल पीसेस। इसका फिजिकल मीनिंग होता है एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ स्मॉल पीसेस, जो छोटे छोटे टुकड़े ना पीसेस, उन्हें जब हम ऐड करते हैं तो उसी को ही क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, है ना। छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना, छोटे 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 टुकड़ों को जोड़ना, तो ये क्या होता है, हमारा फिजिकल मीनिंग होता है इंटीग्रेशन का। जैसे डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या था, डिफरेंशिएशन का था रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल। जब बदलाव बहुत ज्यादा छोटा हो रहा हो, तो y में x के रिलेटिव में जो बदलने की दर होती है, रेट ऑफ चेंज होती है, वही क्या कहलाता था, y का x के रिलेटिव में डिफरेंशिएशन कहलाता था। यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, छोटे 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 पीसेस को जोड़ना। अब देखो जैसे ये dy है, तो ये dy में जब हम dy का ये इंटीग्रेशन करेंगे इस केस में, जैसे यहाँ पे जब हम dy का इंटीग्रेशन करेंगे, तो dy का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, छोटे 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 पीसेस जब जोड़ेंगे, तो जो इंटीग्रेशन dy है, देखो dy जो है उसके छोटे छोटे पीसेस को अगर जोड़ा जाए, तो ये क्या बन जाता है, कंप्लीट पूरा y बन जाता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन जब dy का करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा y बन जाएगा कंप्लीट। और इंटीग्रेशन जब हम f डैश x का करेंगे dx के रिलेटिव में, क्योंकि देखो dx के साथ fx को जब डिफरेंशिएट किया था, तब हमें क्या मिला, f डैश x मिला। अब हम वापस f डैश x का dx के साथ इंटीग्रेट करेंगे, इसको ऐसे क्या क्या, क्या बोलेंगे कि f डैश का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद dx। पहले हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन में हमने एफ एक्स का फंक्शन का डिफरेंशिएट किया dx के साथ, dx के रिलेटिव में, तो हमें एफ डैश एक्स मिला। अब हमें अगर ओरिजिनल वापस फंक्शन चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं dx के साथ, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल एफ एक्स मिल जाएगा। यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तब तो y आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ डैश एक्स, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो इससे वापस हमारा क्या मिल गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हमें वापस मिल गया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे जो एक बात लिखी है मैंने, एडिशन ऑफ स्मॉल पीसेस, इसको दोबारा अच्छे से समझना, थोड़ा और मैं इलोबरेट करता हूँ इस चीज को।
एडिशन ऑफ स्मॉल पीसेस का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक ये कोई वाई लेंथ है, ये कोई आपका रॉड है, इस रॉड की लेंथ है कोई वाई, ठीक है, इस रॉड की लेंथ क्या हो गई, कोई वाई लेंथ हो गई, मान लीजिए ये वाई लेंथ है। अब इस रॉड को मैं बहुत छोटे छोटे पीसेज में अगर ब्रेक कर लेता हूँ, बहुत छोटे छोटे पीसेज का जो लेंथ होगा, मान लो यहाँ पे एक छोटा पीस ले लिया, ये छोटा पीस, एक यहाँ पे छोटा पीस लेते गए लेते गए लेते गए, ऐसे बहुत छोटे छोटे पीसेज में इसको ब्रेक कर लिया हमने, ठीक है, ऐसे। और ये छोटे छोटे जो पीसेज है, ये छोटे छोटे टुकड़े जो है, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं ऐसे, और हर छोटे से टुकड़े का जो विड्थ है ये है dy, इस छोटे से टुकड़े का भी dy है, इसका भी dy है, इसका भी dy है। तो ये सारे जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे dy 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 के dy 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 के ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सारे छोटे छोटे टुकड़े जब अपन जोड़ेंगे यहाँ पे dy को जब ऐड करेंगे, dy प्लस dy प्लस dy प्लस dy, तो वो क्या दे देंगे हमें, कंप्लीट y दे देंगे। यानी कि हम dy प्लस dy प्लस करते जाएंगे, बहुत सारे जो छोटे छोटे टुकड़े जोड़ेंगे तो हमें कंप्लीट y मिल जाएगा। यही मतलब होता है इंटीग्रेशन का, यानी कि छोटे छोटे पीसेस को ऐड करके हमारा जो ओरिजिनल, जो टोटल जो सम है उस क्वांटिटी का, उसे निकालना, यही क्या होता है, अपना डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है। अच्छा एक चीज आप, अगर आपको याद हो कि एडिशन को, जैसे मैं ये छोटे छोटे जो dy जोड़ रहा हूँ, dy प्लस dy ऐसे जोड़ रहा हूँ, बहुत सारे इनफाइनाइट dy जोड़ रहा हूँ, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ समेशन dy। तो समेशन dy से भी क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो ये समेशन जो है, इस समेशन को अपन ने क्या बोला, इस बार इंटीग्रेशन बोल दिया। समेशन इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है। तो इंटीग्रेशन का छोटा सा फिजिकल मीनिंग आप ध्यान में रखना, एडिशन ऑफ स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के जो बड़ी वाली क्वांटिटी है उसे निकालना, यही क्या होता है, इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग होता है। एडिशन ऑफ स्मॉल पीसेस, छोटे 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 टुकड़ों को जोड़ना। ठीक है, ये आप एक फिजिकल मीनिंग इसका ध्यान में रखें। और बाकी अगर इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन करने हैं तो इसके लिए भी हमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले बताए थे और प्रॉपर्टीज बताई, तो डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले आ जाते हैं और प्रॉपर्टीज आ जाती है हमें, तो हम डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आपने पहले डिफरेंशिएशन जब सीखा आपने देखा। इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी कुछ फॉर्मूले होंगे स्टैंडर्ड, वो हमें आने चाहिए, और कुछ प्रॉपर्टीज होगी इंटीग्रेशन की, वो हमें आनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आती है तो हम इंटीग्रेशन को आराम से आसानी से कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इंटीग्रेशन में अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। इंटीग्रेशन के वैसे दो टाइप होते हैं, यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं, एक टाइप तो होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं, एक तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। सबसे पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज हम सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को हिंदी में देखो इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, हिंदी में इसका बहुत अच्छा बढ़िया नाम है अनिश्चित, इनडेफिनिट। जैसे इंग्लिश में भी इनडेफिनिट का मतलब क्या है, विच इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, है ना, जो निश्चित नहीं है, विच इज नॉट डेफिनेट, है ना। इनडेफिनेट क्या होगी, विच इज नॉट डेफिनेट, यानी कि वो फिक्स नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है विच इज नॉट
डेफिनेट, विच इज नॉट डेफिनेट, यानी कि निश्चित नहीं है, जो फिक्स नहीं है कि होगा ही होगा, क्या होगा, वो इंटीग्रेशन क्या कहलाता है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। अब देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को समझना है तो समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कोई फंक्शन लिया एक्स स्क्वायर, मैं इसका जब डिफरेंशिएशन करता हूं तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा? फटाफट बताओगे डिफरेंशिएशन कितना आएगा इसका? आप जानते हो कितना आएगा डिफरेंशिएशन? 2x आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा ना। अब 2x का इंटीग्रेशन अगर वापस आप करते हो तो फटाफट आपको पता चल जाएगा कि भाई इंटीग्रेशन, अभी सर ने बोला इंटीग्रेशन तो क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो 2x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो भी क्या आ जाएगा? वापस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का इंटीग्रेशन वापस एक्स स्क्वायर। अब मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 करता हूं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो इस केस में क्या आएगा? देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2x हाँ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया, और ये 2 जो है इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया? 0। आया या नहीं आया? अब yes sir वापस इस 2x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इस 2x का इंटीग्रेशन, इस 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x square plus खाली एक्स स्क्वायर आएगा ना, ये 2 तो आएगा ही नहीं। आएगा नहीं ये आएगा? सर जीरो हो गया, नहीं देखो, आएगा। ये 2 आएगा नहीं इस बार, इस 2x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 2 नहीं आएगा। इसी तरह से मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेता हूं, तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो भी मेरे पास क्या आएगा? 2x ही आएगा। और फिर इसका 2x का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए? केवल एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखो, ये भी 2x है, ये भी 2x है, ये भी 2x है, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। अब इस 2x का इंटीग्रेशन, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन को जब अपन डिफाइन कर रहे हैं, जब अपन बोल रहे हैं कि भाई इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, यानी कि इंटीग्रेशन जब करते हैं तो आपको ओरिजिनल फंक्शन एज इट इज मिलना चाहिए। ओरिजिनल फंक्शन पूरा का पूरा मिलना चाहिए, आधा अधूरा थोड़ा ना मिलना चाहिए अपन को, पूरा का पूरा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जब अगर आप डिफाइन कर रहे हो इस तरह से इंटीग्रेशन को कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आपको पूरा का पूरा मिलना चाहिए, है ना? कहते हैं ना कि दो तो पूरा दो पर आधा ना दो, है ना? तो आधा यहाँ पे हमें नहीं चाहिए फंक्शन, यानी कि 2x का अगर इंटीग्रेशन करूं तो एक्स स्क्वायर आए, बिल्कुल आए, और इस 2x का इंटीग्रेशन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही आना चाहिए, तभी तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पूरी होगी। और इसका इंटीग्रेशन जब करें हम, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो? इसके इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर आया, इसके इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 आना चाहिए, इसके इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट ऐड होगा, ये जो कांस्टेंट ऐड होगा ये फिक्स नहीं है। ये यहाँ पे इस 2x के साथ अगर कांस्टेंट अगर मैं रखूं तो इसके साथ कांस्टेंट 0 आ रहा है, इस 2x के साथ इस कांस्टेंट की वैल्यू 2 आ रहा है, इस 2x के इंटीग्रेशन के साथ कांस्टेंट की वैल्यू 4 आ रही है। यानी कि जब भी आप किसी किसी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करोगे तो उस इंटीग्रेशन के साथ हमेशा कोई इनडेफिनेट कांस्टेंट अटैच होगा, है ना? कोई इनडेफिनेट कांस्टेंट जो निश्चित नहीं हो, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना? तो आप जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको उसके साथ एक इनडेफिनेट कांस्टेंट ऐड करना ही पड़ेगा, ताकि आपको ओरिजिनल फंक्शन एज इट इज मिल जाए। ये बात ध्यान से समझना। यानी कि जब भी मैं कोई फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करूंगा, जैसे मान लो मैं 2x का इंटीग्रेशन करूंगा, 2x dx इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो ये एक्स स्क्वायर तो आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ मुझे एक कांस्टेंट c भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट c इस केस में तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इस केस में कांस्टेंट c 2 हो जाएगा, इस केस में कांस्टेंट c 4 हो जाएगा। ये कांस्टेंट c कुछ भी हो सकता है, जिसको हम क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन होगी उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके साथ एक कांस्टेंट जो है वो हमेशा जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा डिफरेंशिएशन के साथ जो कांस्टेंट टर्म थी, जो कांस्टेंट टर्म 0 हो गई थी डिफरेंशिएशन के बाद में, तो उस टर्म को हम वापस पा सकें उसके लिए हमें इस वापस कांस्टेंट का सहारा लेना पड़ेगा, और इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन
कांस्टेंट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमें हमेशा चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एवरी फंक्शन, फॉर इंटीग्रेशन of every function, for integration of every function, a constant of integration is added, constant of integration is added, constant of integration is added, which denotes constant term which might have removed during the differentiation, which might have removed during differentiation। ठीक है, जी मैं तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे किसी फंक्शन का, तो उस इंटीग्रेशन के साथ हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट किसे डिनोट करेगा? उस कांस्टेंट टर्म को डिनोट करेगा जो डिफरेंशिएशन के कारण रिमूव हो चुकी थी, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। हिंदी में लिखते हैं कि हर फलन के समाकलन के साथ समाकलन नियतांक जोड़ा जाता है जो उस नियतांक को दर्शाता है जो अवकलन में हट गया हो। तो अवकलन में मान लो हट गया हो, तो वो कांस्टेंट वापस हमें मिल जाए, उसके लिए अपन क्या करते हैं, जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी जोड़ देंगे। तो जैसे ये वाला हो गया, इसमें इंटीग्रेशन जब कर रहे हो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक सी भी आ जाएगा। यानी कि अगर आप मान लो किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो मान लो fx dx का, तो उसके साथ में मान लो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में कोई कैपिटल एफ फंक्शन आता है, तो उसके साथ में आप क्या करोगे, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी जोड़ दोगे, ताकि हमें उस कांस्टेंट को अपन वापस जिंदा कर सकें जो डिफरेंशिएशन के दौरान मर चुका था। है ना, ये एक उम्मीद जगेगी यहाँ पे कि हमें ओरिजिनल फंक्शन पूरा का पूरा एज इट इज मिल जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा fx प्लस सी, इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है ये चीज? आई बात समझ में? मेन आपको ये पता होना चाहिए भाई इंटीग्रेशन कांस्टेंट को यूज क्यों किया जाता है, क्यों आया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आप देख सकते हो जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे तो 0 आना चाहिए था, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, यहाँ पे 4 आना चाहिए था। तो ये कैसे आएगा, इस उम्मीद को जगाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी जनरल जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ हम एक ऐसी प्रैक्टिस डेवलप कर लेते हैं कि भाई प्लस सी तो लगा ही दो, क्या पता जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें कोई कांस्टेंट जिंदा रहा होगा जो डिफरेंशिएशन के दौरान मर चुका होगा। तो हमें एक उम्मीद जिंदा बनाए रखना है कि भाई वो कांस्टेंट वापस हमें मिल जाए। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हम कैसे निकालते हैं, कोई क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी उसकी सहायता से अपन निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट is obtained by given condition of function। तो फंक्शन के बारे में कोई कंडीशन दे रखी होगी, जैसे ये जो फंक्शन है
इस फंक्शन में आपको कंडीशन दे दे कि भाई x बराबर 0 पे y इज इक्वल टू कितना है 2 है ना, तो ये कंडीशन दे दी, जैसे x बराबर 0 पे y 2 है, x बराबर 0 पे y 4 है, x बराबर 0 पे y 0 है ना, तो ये ऐसी कोई कंडीशन हमें दे दी जाएगी फंक्शन के लिए, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। हिंदी में इसका लिख लेंगे कि अवकलन नियतांक, अवकलन नियतांक फलन की दी गई किसी स्थिति से ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो ये हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो डेफिनेट नहीं है, यानी कि जो निश्चित नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो गया, जो फिक्स नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है, वही क्या हुआ, अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ। और ये इनडेफिनिटी कहाँ से आ रही है, उस कांस्टेंट टर्म्स की वजह से आ रही है, जो कांस्टेंट टर्म खत्म हो गई थी डिफरेंशिएशन के दौरान। ठीक है, अब देखो, जैसा कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन के लिए भी बताया था कि भाई डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, डिफरेंशिएशन कहाँ से आया, ये मैंने सारी बातें समझाई आपको, जो कि समझने में थोड़ी बहुत हाई लेवल की थी, उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी क्रिएट होते हैं। पर मैंने आपको एक बात बताई कि आप भाई डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज वो बस दिमाग में छाप लो, आप डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अभी फिर कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन में मैंने आपको देखो बहुत सारी बातें बताई है, ये होता है डेफिनेट कांस्टेंट, होता है एडिशन, होता है छोटे छोटे टुकड़ों का, बहुत सारी चीजें मैंने बताई है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अपन को अगर इंटीग्रेशन को यूज करना है फिजिक्स में, तो अपन को इंटीग्रेशन के भी क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए, और साथ साथ में इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो फटाफट समय ना गवाते हुए हम फॉर्मूलों पे चलते हैं। फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के, महत्वपूर्ण सूत्र। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे पहले अगर मान लो x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या आएगा। इसका इंटीग्रेशन जैसे पहले तो अपन क्या कर रहे थे, n को आगे ले आते थे, ऊपर n में से एक घटा देते थे, इस बार थोड़ा उल्टा करना है, यानी कि n में से एक तो जोड़ देना है और इस बार n+1 का डिवाइड कर देना है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, n आगे ले आते थे और x की पावर n में से एक हम घटा देते थे। इस बार क्या करना है, x की पावर जो n है इसमें एक जोड़ देना है और नीचे एक जोड़ा हुआ जो है n+1 उसका डिवाइड कर देना है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें, जो n की वैल्यू है वो कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे n की वैल्यू जब -1 हो जाएगी तो -1 और +1 ये 0 हो जाएगा, तो 1/0 ये एक 1/∞ ये 1/0 टर्म हो जाएगी, जो कि डिफाइन नहीं होती है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला n की वैल्यू -1 हो तो उसके लिए वैलिड नहीं है। अगर n-1 हो तो दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड एट ऑल, ये चीज ध्यान में रखना। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x की पावर n+1/n+1। दूसरा फॉर्मूला देखो, पहले मैं फॉर्मूला ले लेता हूं, उसके बाद में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा फॉर्मूला, हमें इंटीग्रेशन करना है sin x का, तो sin x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x का, sin x किसका डिफरेंशिएशन था, अगर आप याद cos करो, x cos x का डिफरेंशिएशन था। देखिए याद करो आप, cos x का डिफरेंशिएशन था माइनस में sin x था, sin x किसका डिफरेंशिएशन था, sin x, तो किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस cos x का नहीं हो जाएगा क्या। तो cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin x किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस में cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में cos x प्लस c हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, जब आप cos x का डिफरेंशिएशन करते हो तो माइनस में sin x आता है, यानी कि sin x का जो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस में cos x आएगा नहीं आएगा।
तो यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में cos x, और इसी तरह से cos x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो cos x किसके डिफरेंशिएशन आता था, sin x के, तो अपन क्या करेंगे sin x प्लस c कर देंगे cos x का इंटीग्रेशन। चौथा फॉर्मूला अगर मान लो मैं लेता हूँ sec स्क्वायर एक्स का, sec स्क्वायर एक्स dx, तो sec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, tan x का था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये tan x प्लस c आ जाएगा। आई बात समझ में। पांचवा फॉर्मूला देखो, पांचवा फॉर्मूला log x का डिफरेंशिएशन क्या था, log x का डिफरेंशिएशन था 1/x, तो यानी कि 1/x का 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log हो जाएगा, log बेस में x होगा, log x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, ये e बेस वाला, log के भी कई तरह के बेस होते हैं, अपन ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद में आपको log के बारे में थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा, ताकि अपन आगे जब फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब भी पढ़ रहे होंगे तो लॉग अच्छे से यूज करना अपन सीख लें। तो 1/x देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देखना, 1/x क्या है, एक्चुअल में x की पावर -1 ही तो है। तो यहाँ पे देखो x की पावर -1 में ये फॉर्मूला ना लगा के हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, x की पावर -1 के केस में ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। आई बात समझ में। देखो ये x की पावर -1 के केस में क्या आ जाता है, ये log बेस ई एक्स आ जाता है, ना कि ये फॉर्मूला लगेगा। ये इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ये n की पावर -1 के लिए वैलिड नहीं है। आई बात समझ में, ये चीज ध्यान से समझना। सिक्स्थ फॉर्मूला, अगर मैं e की पावर x लूं तो मैंने बताया था कि भाई e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही हो जाता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस c ही हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के, जो हमें हमेशा ध्यान रहने चाहिए, और इन 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से हम हमारा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने भी आगे हम इंटीग्रेशन लेते हैं अलग अलग केसेस में, क्वेश्चंस में, वो सारे इंटीग्रेशन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो समय ना गवाते हुए मैं सबसे पहले इस फॉर्मूले को काम में लेता हूं, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का इंटीग्रेशन का। अपन इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं, x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। एग्जांपल नंबर 1 लिया, एग्जाम्पल नंबर 1 है, मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है, सबसे पहले x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे ये x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में c। x स्क्वायर अपॉन 2। हाँ, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया, x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस में प्लस c। c आ जाएगा। और देखो एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, मान लो मुझे केवल कोई है आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आएगा फटाफट बता दो अब। सर x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अच्छा, ये आ जाएगा, देखो x की पावर 2 प्लस 1, यहाँ पे n कितना हो गया, 2 हो गया, अपन को क्या करना है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 करना है, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस में c रखना ही है क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है ये चीज। आगे देखो, मैं थोड़ा सा और इसको कुछ यूनिक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मुझे सिंपली इंटीग्रेशन करना है 5 dx का। किसका इंटीग्रेशन करना है, 5 dx का, या 5 तो नहीं लेके मैं सिंपली dx का इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ। किसका, dx का। अब देखो dx को क्या लिख सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx लिख सकते हैं, है ना, या फिर इंटीग्रेशन x की पावर 0 इंटू dx लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। सर x अपॉन dx प्लस c। देखो x की पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। मैंने बताया था कि वेरिएबल हो या फिर नॉन वेरिएबल हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा क्या देती है, आउटकम 1 ही देती है। तो 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1 प्लस में c, या फिर इंटीग्रेशन dx की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से,
x की पावर 0 प्लस 1 यानी कि x अपॉन 1 यानी कि x प्लस c आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान में रखना, इंटीग्रेशन dx क्या होता है, ये केवल और केवल x प्लस c हो जाता है। मैंने यहाँ पे भी इसको लिया था कि इंटीग्रेशन जो y है, इंटीग्रेशन dy है, वो क्या हो जाता था अपना, इंटीग्रेशन y हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पे ली है, यहाँ पे भी समझ लेना, इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x प्लस c हो जाता है। और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर मैं 4 लेता हूँ। मान लो इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो ले लिया अपन ने, मैं ले लेता हूँ एक्स की पावर 5 dx। तो फटाफट बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। x की वैल्यू ऊपर में 6/6 प्लस c। हाँ, इस बार देखो जाएगा 5 प्लस 1 6 अपॉन 6 प्लस सी हो जाएगा। फटाफट अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं अब। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना है। मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ 5 नंबर, इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का। तो देखो इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी। सर हम्म x सर -1/x+c। बिल्कुल सही आंसर। देखो इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं x की पावर माइनस में 2 dx। यहाँ पे इस बार देखो क्या हो गया, n इज इक्वल टू हो गया है -2। बस और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यही यूज करना है। तो इसको जब यूज करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 प्लस में c। और ये हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 हो जाएगा -1, और नीचे हो जाएगा -1 प्लस c। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस में सी। तो ये आंसर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस सी होता है। ये बात आप ध्यान रखें। आई बात समझ में। तो ये हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन किसका, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो ये x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के इंटीग्रेशन है। और आज की क्लास का टाइम वैसे हो चुका है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे। मैंने आज आपको इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू कराया। इंटीग्रेशन में आपको क्या क्या बात ध्यान में रखनी है, एक तो इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग होता है एडिशन ऑफ स्मॉल 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 पीसेस, ये इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग है। इंटीग्रेशन दो तरह के हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो एक कांस्टेंट सी जरूर जरूर आएगा। ये क्यों आता है, क्योंकि हमारा जो डिफरेंशिएशन है जब हम करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट सी है, वो कांस्टेंट जो है टर्म वो जीरो हो जाती है, तो उसको वापस जिंदा करने के लिए हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट काम में लेते हैं। ये कुछ फॉर्मूले बताए मैंने इंटीग्रेशन के जो आपको याद रखने हैं, और एक्स की पावर एन का जो ये फॉर्मूला है इसके हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे।